हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था। उसमें था एक टॉपिक है, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, जिसमें होता है गैसेस एक्सचेंज और रिस्पायरेटरी एक्सचेंज। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज इसमें होता है कि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ होता है। तो मैंने जब लंग्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक अल्वियोली नाम का बताया था, जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके पतले मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत थीन मेम्ब्रेन होते हैं, बेस मेम्ब्रेन होते हैं। उसी के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। हाँ, एनसीईआरटी वाला लाइन में लिख रहा हूँ, अल्वियोली इज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने बोला था अल्वियोली बहुत छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल दिया। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थीन मेम्ब्रेन होते हैं, थीन मेम्ब्रेन। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में अल्वियोली वाला में हो गया। उसके बाद होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ अल्वियोली। हाँ, एक्सचेंज of gases in alveoli, exchange of gases in alveoli to blood to tissue. Exchange of gases in alveoli to blood and tissue, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो ब्लड में मतलब होता है, अल्वियोलाई टू ब्लड एंड टिश्यू होता है। वो किस पर डिपेंड करता है ना, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ब्लड एंड टिश्यू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन अथवा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, जो बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस होता है। जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जब अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे गैस में हम बोले थे कि CO2 जो हम बाहर से अंदर लेते हैं तो बाहर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो अंदर ज़्यादा प्रेशर होने लगता है तो फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर कम हो जाता है, फिर बाहर ज़्यादा हो जाता है। वही होता है प्रेशर ग्रेडियंट को बैलेंस करना। यही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अल्वियोलाई टू ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड एंड टिश्यू में जब गैस का एक्सचेंज होता है तो वो भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, कितना कंसंट्रेशन है, ज़्यादा है या कम है, और प्रेशर ग्रेडियंट पर। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बता दिया। हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बता दिया कि हाँ, जो कम और ज़्यादा होता है। और बाकी ये तो हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अल्वियोलाई एंड ब्लड टिश्यू होता कौन चीज़ से है? बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि बहुत सारा चीज़ होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो हाँ मतलब मेम्ब्रेन से एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की इफेक्ट किससे होता है। हाँ, जो डिफ्यूजन आया, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय, मेनली 2 से 3 पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of
गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मतलब हो गया कि गैस में क्या क्या मतलब मिक्सचर है। जैसे तो होता है ना, बहुत सारे गैस में बहुत इन्वायरमेंट का आप गैस उठाइएगा उसमें बहुत सारा तरह तरह के मिक्सचर है, छोटे 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 अमाउंट में, धूल कण पार्टिकल, तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस में कितना प्रकार का सॉल्युबिलिटी, वो उस चीज़ पर हमारे डिफ्यूजन का रेट जो होता है अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो ज़्यादा हमको डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगा, और कम चीज़ है तो फिर कम, बहुत आसानी से हम गैस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो मेनली हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन को मतलब करता है। तो एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस में, पार्शियल प्रेशर ये बताता हूँ अभी क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये होता है, क्या बताता हूँ। और तीसरा आ जाता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का, उसका मेम्ब्रेन का कितना मतलब मोटा है पतला बताता हूँ। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, पहले तो मैंने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। गैस में अगर बहुत सारा चीज़ मिक्सचर मिला हुआ है, उसके बाद अगर हम गैस को इनहेल करते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमको, ब्लड से टिश्यू और टिश्यू से ब्लड करने में, तो उसमें प्रॉब्लम होता है डिफ्यूजन करने में। कि अगर आप ही सोचिए, अगर एक चीज़ को आप बहाव कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से चल जाएगा, उसमें 5-6 चीज़ और मिला दिए तो उसमें प्रॉब्लम तो होगी ना। वही हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी में अगर बहुत सारा चीज़ का मिक्सचर है तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमारे को अफेक्ट करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाता है कि गैस का जब प्रेशर ज़्यादा होता है तब हम इफेक्ट मतलब तब हम फ्लो करेंगे तो वो बहुत जल्दी फ्लो करेगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमारे गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो बहुत स्लो होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, तो वो बड़ी आसानी से करेगा। उसमें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है जो अफेक्ट करता है कम बेसी। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अगर देखिए बहुत मेम्ब्रेन बहुत मोटा होगा तो फिर गैस का एक्सचेंज करने में बहुत समय लगेगा, और थिकनेस बहुत पतला होगा तो बहुत जल्दी आसानी से हम गैस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस चीज़ पर इफेक्ट करता है कि हाँ पतला रहता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम जल्दी से ना गैस को एक्सचेंज कर लेंगे। और मोटा है तो फिर उसमें बहुत समय लग जाएगा गैस को एक्सचेंज करने में। तो ये हो जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये 3 पॉइंट है, और मैं अभी आगे बताता हूँ रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में। तो इनको उतारना है तो उतार सकते हैं, तो 1 मिनट का उतारिए। उतार सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मेनली होता है ना कि आप जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं वो उनको ध्यान से सुनिएगा ना, तो वो रिवीजन के तौर पर काम करेगा। वैसे मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ, NCERT से बाहर जा भी नहीं रहा हूँ, तो आप NCERT पढ़िए। अगर NCERT किताब नहीं खोल के पढ़ रहे हैं तो फिर ये चीज़ को आप मतलब कवर कर लीजिएगा ना। ये चीज़ को अगर सुन लेते हैं तो फिर आपका NCERT कवर हो जाता है। 1-2 पॉइंट मेनली छूटता है तो छूटता है, नहीं तो मेन सब चीज़ सारा NCERT ही रहता है, तो इससे आप रिवीजन हो जाता है। अगर आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर ये सेम उससे ही है, तो फिर तब ये वीडियो ज़रूर करना है। हाँ, अगर वीडियो ज़रूरत है जब आप समझ सकते हैं, जब जहाँ प्रॉब्लम हो तो फिर आप खोलिए कि हमें थिकनेस और मेम्ब्रेन कहाँ पर क्या ज़रूरत है, इसका मतलब बताएंगे, तो वो चीज़ आप सुनिए। तो ऐसी रहती है, लिख लिया वैसा बताता हूँ। इसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन के हो गया था, पार्शियल प्रेशर बता दिया था, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर, वही था पार्शियल प्रेशर जो बता दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाता है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड
बाय इंडिविजुअल बाय individual gas in a mixture of gases. मिक्सचर ऑफ गैस होता है ना, मिक्सचर ऑफ गैस होता है, हाँ वही है। प्रेशर ग्रेडियंट बाय इंडिविजुअल मतलब हो जाता है ना, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप सोच के देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। एक गैस का मिक्सचर है, बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, वो कंसनट्रेट मतलब स्टेबल है, उस कितना उसका प्रेशर है नहीं है सब चीज़ स्टेबल में। उसके बाद एक प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल, और बाद में आप कोई चीज़ गैस को मिला देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उसी एरिया में वॉल्यूम मतलब इस एक बीकर है उसमें फुल है, उसके बाद भी अगर आप गैस दे रहे हैं इंडिविजुअल गैस, अगर प्रेशर जान के ज़बरदस्ती उसमें प्रेशर दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। उसका नाम यहाँ पर दे दिया पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उस बीकर में प्रेशर ज़्यादा होगा, उस वही प्रेशर का नाम है पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ रहे हैं O2 और CO2, इसको हम डिनोट करते हैं फॉर गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम करते हैं PO2 और फॉर गैस कार्बन डाइऑक्साइड इसको करते हैं PCO2। तो ये दोनों हैं जो हम पार्शियल प्रेशर ये दोनों को डिनोट करते हैं। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर में। उसके बाद मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारी मदद करता है, तो वो मेम्ब्रेन बना किस प्रकार किस टाइप का होता है वो आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन अगर बना है NCERT में शायद वो है कि नहीं हमको नहीं मालूम है, देख लेते हैं कि शायद है दिया हुआ, वो आप देख सकते हैं। हमको याद नहीं है दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ अभी देखें तो पता चलिए। एक था मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हाँ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, बड़ा होता है, मेड ऑफ थिन squamous epithelium of alveoli, epithelium of alveoli, made of alveoli, epithelium of alveoli के बेसमेंट में तो ये ऐसे ही होता है, made of thin squamous epithelium। और इसका होता है ना कि टोटल थिकनेस, हाँ, और इसका होता है टोटल थिकनेस इज लेस देन, यही पॉइंट है, ये पॉइंट इसलिए हम लिखा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसलिए कर दिया कि कहीं नीट में आना जाए कि टोटल थिकनेस अगर NCERT में दिया होगा, वही बोल रहा था दिया है कि नहीं हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पूछ देता है कि टोटल थिकनेस क्या होता है, मोर देन 1 mm, मोर देन 2 mm, मोर देन 3 mm, लेस देन 1 mm, याद रखिएगा लेस देन 1 mm होता है। और मेड अप ऑफ थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओलाई होता है कि हाँ पूछेगा कि स्क्वामस होता है कि कॉलमनार होता है कि क्यूबाइडल होता है, तो इसके लिए स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओलाई याद रखिएगा। इसलिए ये मैं लिखा दिया कि जरूरी हो सकता है शायद हो ना हो, मेरे को मालूम नहीं है, अगर होगा तो याद रखिए छोटा सा 1 मिलीमीटर लेस देन होता है, नहीं होगा तो पार्शियल प्रेशर बता दिया, ये बता दिया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर से प्रेशर है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस तक नहीं है, तो उसके लिए था ये, देखिए ना अगर नहीं देखूँगा तो पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा उतार सकते हैं।
उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर O2, कंसंट्रेशन gradient for O2. Concentration gradient for O2 is from alveoli to blood and tissue to blood to concentration gradient for O2 is from alveoli to blood to tissue ऐसी था सॉरी concentration gradient for O2 यहाँ से था concentration is from alveoli to blood और blood to tissue ऐसे था is from alveoli to blood to tissue और एक आ जाता है concentration gradient for CO2 for from tissue is from tissue to blood to alveoli. Alveoli. ये एक चीज याद रख लीजिएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना O2 के लिए क्या होता है, सो देखिए इस फॉर्म हो जाता है alveoli टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर CO2 हो जाता है इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू alveoli, जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना O2 के लिए इस फॉर्म होता है alveoli टू ब्लड A टू भी, मतलब alveoli होता है, alveoli से ब्लड में जाता है और ब्लड से टिश्यू में जाता है, और CO2 को उसकी बाहर निकलना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू टू ब्लड होगा और ब्लड टू alveoli होगा, टिश्यू टू ब्लड और ब्लड टू alveoli होगा। तो ये चीज़ याद रखिए आप कि हाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है O2 और CO2 के लिए क्या होता है। और अब लास्ट तो वही है, लास्ट खत्म हो गया मतलब इसमें SPITX से। NCERT में एक डायग्राम आप देखे होंगे, ये वाला डायग्राम है, तो ये आप मैं दिखाऊंगा नहीं, इसमें आप मैं बता देता हूँ कि याद करना क्या है इसमें, वो तो आपको वैल्यू याद करना ही होगा। तो जैसे है ना इसमें सिस्टमिक आर्टरीज है और सिस्टमिक वेन है, उसमें सिस्टमिक आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 जो हो जाता है वो 95 और 40 में हो जाता है, और एक होता है मतलब सिस्टमिक वेन में, हाँ सिस्टमिक वेन में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 जो होता है 40 और 45 हो जाता है। तो वो ये चार वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। और alveoli में होता है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है 104 एंड 40 होता है, तो वो वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। ये 6 वैल्यू जो है आप याद रख सकते हैं, और ये 6 वैल्यू में जो यहाँ पर दिया हुआ है सेम, ये आप डायग्राम उतार सकते हैं, ये NCERT से ही देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये है, हाँ ये NCERT, ये इसमें कोई तो चेंज है नहीं, ये आप पूरे डाटा को याद रखिए। डाटा से नेचुरली फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है नीट में, और उसमें डाटा से ही क्वेश्चन आएगा, और उससे अगर मेनली उससे क्वेश्चन डाटा से आता है। ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वैल्यू, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 का जो वैल्यू होता है उससे क्वेश्चन डिफर बहुत कर जाता है। तो सिस्टमिक वेन में और सिस्टमिक आर्टरी में और alveoli एयर में होता है, ये 3 जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये वैल्यू आप NCERT से याद कर लीजिएगा। इसमें सेम जो वैल्यू है 40, मैं एक बार बता देता हूँ। सिस्टमिक आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो 95 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है 40 mmHg होता है। उसके बाद हो जाता है सिस्टमिक वेन में आ जाइए, सिस्टमिक वेन में आ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाता है 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 45 mmHg। alveoli एयर में जाइएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाता है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 40 mmHg। तो ये 6 वैल्यू है, एक बार मैंने बोल दिया है, अगर लिखना है तो फिर मैं लिखा दूंगा, यानी अगर बोल दिया है तो उसे सुन लीजिए और कॉपी में आप लिख सकते हैं कॉर्नर में, उससे आप याद रख लीजिए। वैल्यू बहुत ज़रूरी है, मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू
आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें कुछ बचा हुआ है नहीं, उसके बाद मैं अगले वीडियो में कल ही वीडियो आएगी, कुछ ज़्यादा समय अब लगेगा नहीं, रोज़ वीडियो आएगी। तो कल तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी स्टार्ट मतलब कंप्लीट करेंगे और बताएंगे उसमें पूरे कि वॉल्यूम से बहुत क्वेश्चन आता है, कि वो वॉल्यूम बताऊँगा। तो रिस्पायरेटरी एक्सचेंज तो यहीं ख़त्म हो जाता है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। एनसीईआरटी का एक लाइन कवर है, आप कहीं भी देख लीजिए, एनसीईआरटी से आप मिला लीजिएगा, एक लाइन कवर आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पर गलती है, सही है। क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही है तो गलत हो सकता है, कोई हम 30 मार्क का है नहीं जो हम सारा वीडियो आपको सही ही देंगे, गलती हो सकती है। छोटी छोटी जो पॉइंट होता है या ध्यान में ले जाता है तो हम आगे पीछे लिख दिए होंगे या गलती लिख दिए होंगे। अगर गलती है तो वहाँ पर बता दीजिए कि हाँ सर गलती है, वो उस वीडियो को मैं आगे वीडियो में सुधार करूँगा। और हाँ, फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तो हाँ भाई अच्छा है। अगर रिवीजन में अगर आपको मदद हो रही है तो तभी शेयर कीजिए, नहीं हो रही है मत शेयर करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, कल हो जाएगा, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी स्टार्ट होगा, कल ही आएगी वीडियो, ज़्यादा समय तो कल संडे है, कल आराम से आएगी वीडियो, कोई भी समय में आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं, बाकी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।